नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी खबर में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जिसकी जानकारी लगभग भारत में सभी को है, लेकिन लोग आंख मूंद लेते हैं। सरकारों से लेकर के राजनीतिक गलियारे तक की अगर बात करते हैं, और वहीं पर अगर हम बात इस देश के मीडिया संस्थान की करें या आम जनमानस की, सभी इस मामले पे आंखें बंद कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं जमीन जिहाद की। इस जमीन जिहाद की बात की चर्चा की शुरुआत हम करते हैं द हिंदू के 18 अगस्त 2021 के लेख से, जिसमें वो बताते हैं कि तमिलनाडु के अंदर 5% सरकारी भूमि पर कब्जा है और उसको सरकार नहीं छुड़ा रही। कारण क्या है ये हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि सरकारों के अपने अलग अलग स्टैंड होते हैं। वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में सरकारें सरकारी जमीनों को कब्जा करने का भरपूर अवसर देती हैं ऐसे भू माफियाओं को जो वहां पर कब्जा करते हैं। एक दूसरी खबर आती है, वह खबर आती है इंडियन एक्सप्रेस। ये दोनों ही जो समाचार पत्रों की मैं चर्चा कर रहा हूं, चाहे वह द हिंदू की कर रहा हूं और चाहे वह इंडियन एक्सप्रेस, ये दोनों ही हमारे प्रिय मित्र रवीश कुमार के बड़े फेवरेट समाचार पत्र हैं। और इन्होंने ही दिया है 13 दिसंबर 2023 को इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि 38,947 हेक्टेयर भूमि कर्नाटका में लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखी है। ये छोटी मोटी घटना नहीं है। इस घटना का आपको बार बार ये ब्यौरा देने का सिर्फ मेरा इतना ही मकसद है कि जब अभी आपने एक बड़ी घटना सुनी होगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर अकबर नगर कुकरेल नदी जो कि बहुत प्राचीन नदी है, हमें आज भी याद है कि जब पहले लोगों को कुत्ता काटता था तो ऐसी मान्यता थी कि कुकरेल नदी में अगर जाकर के बच्चे को स्नान कराया जाए तो उसका कुत्ता काटने का जो प्रभाव होता है, ऐसी मान्यताएं थी। वो कोई इलाज नहीं था, जैसे लोग जाते हैं तो वहां लोग स्नान करने जाते थे। लेकिन आज वो कुकरेल नदी नाले से भी बदतर हो चुकी है नदी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अकबर नगर में ये अवैध कब्जादार अवैध रूप से जो कब्जा करके मकान बनाए हुए भू माफिया हैं, अगर उनके कारनामे सुन लेंगे तो आप और भी चौंक जाएंगे। पूरे देश में ये कारनामे इस प्रकार चलाए जाते हैं, उसके एक एक कड़ियों को हम बताएंगे। पहले हम बात अकबर नगर की ही कर लेते हैं। अकबर नगर में 2 फेस हैं। अकबर नगर के 2 पार्ट हैं, जिसमें से एक पार्ट की तरफ अगर हम कुकरेल के उस तरफ की बात करें तो वहां पर लगभग 52 घरों को उन्होंने पुनर्वास दिया सरकार ने, और उन्होंने खाली किया। लगभग 72 परिवार आज की डेट में बसंत कुंज योजना एक है एलडीए की, उसमें वो रायबरेली रोड पर रहते हैं। लेकिन वहीं पर जब इस तरफ आते हैं जहां 1068 मकान अवैध रूप से बनाए गए, जिसको लेकर के 2020 में योगी सरकार ने तय किया कि जो छोटी नदियां जो मित्र प्रिय हो गई हैं उनको हम जीवित करेंगे, उनको ठीक करेंगे, उसको लेकर के प्रक्रिया शुरू। और लगातार 2 सालों से सरकार इन अवैध कब्जादारों से बातचीत करती रही। आपको बताएं कि इन कब्जादारों को वहां से हटाने के लिए सरकार ने उनको पूरा मौका दिया, सारे पक्ष रखने का अवसर दिया। और जब पक्ष रखने का अवसर दिया तो वो ये साबित नहीं कर पाए कि ये जमीन उनकी है। वो बार बार बताते हैं कि उनके बाबा परदादा यहाँ रहते थे। आपको बताएं कि कुकरेल के बगल में जो ये अकबर नगर बसा हुआ है, इसका एक पार्ट है भीखमपुर, और ये अयोध्या रोड पर स्थित है, बादशाह नगर स्टेशन के जस्ट बगल में। आपको बताएं कि जब वहां पर हम लोग गए और जब हमने बातचीत किया तो वहां देखा कि जो एलडीए के लोग अपना पक्ष रख रहे थे और यहाँ के लोग अपना पक्ष रख रहे थे। एलडीए के लोगों ने कहा कि हमने इनको पूरा मौका दिया, ये एक भी कागजात नहीं ला पाए कि ये इन्हीं का है। दूसरी चीज, एलडीए की इस प्रक्रिया में लगभग 1.5 से 2 साल का समय बीत चुका है। तारीख पे तारीख जा रही थी, इनकी सारी बातों को बारीकी से सुना गया। एक सरकार सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है कि जब भी ऐसी अवैध बस्तियों को उजाड़ा जाएगा या उनको समाप्त किया जाएगा और सरकार जेन्युइन रूप से अपनी ही संपत्ति पर कब्जा करेगी तो उससे पहले इनको रहने की जगह देगी। बड़ी अजीब बात है। एक बार लोग अवैध तरह से वहां बसते हैं, फिर सरकार से बड़ा कंपनसेशन लेते हैं, और वो भी तब जब वो जमीन उनकी नहीं है, और भारी भरकम कंपनसेशन लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको घर देने की बात करी गई एलडीए की तरफ से, सरकार की तरफ से, साथ में डूडा की तरफ से, और उनको ये भी कहा गया कि जो आर्थिक रूप से सक्षम है उनको एलडीए में रजिस्ट्रेशन करके हम अच्छे फ्लैट देंगे, कमर्शियल फ्लैट देंगे, और जो डिपॉजिट मनी है वो भी आप कम दीजिए। और जो किस्तों की बात चली वह उन्होंने उनको लंबी किस्त और छोटी किस्त बनाने की बात भी सरकार ने उनकी मान ली। उनकी इतनी सारी शर्तों को मानने के बाद जब सरकार ने यह कहा कि मंडला आयुक्त कार्यालय ने 15 दिसंबर को 2023 को जब मंडला आयुक्त ऑब्लिक अगर हम बात करें तो एलडीए के
जो उपाध्यक्ष हैं, जब उन्होंने सुनवाई किया तो फिर वहीं पर यही स्थिति आई कि जो 1068 घर वहाँ पर बने हुए हैं उनमें वो ये साबित नहीं कर पाए कि ये उनका पुश्तैनी है, खरीदा है, कोई डीड है, कुछ भी है, ऐसा नहीं सिद्ध कर पाए। और इसके बाद इस कार्रवाई शुरू की गई कि इसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। उसी समय घटना घटती है और तुरंत ये लोग हाई कोर्ट चले जाते हैं। हाई कोर्ट इस पे अंतरिम रोक लगाता है। हाई कोर्ट के जज मिस्टर भाटिया ये कहते हैं कि हम इनको अंतरिम राहत जरूर दे रहे हैं, 4 सप्ताह के अंदर अंदर सरकार ये सुनिश्चित करे कि इन सभी का पुनर्वास कर दे, उसके बाद एलडीए कार्रवाई कर सकता है। हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि इनके पास पर्याप्त ऐसे सबूत नहीं है कि ये साबित हो कि जमीन इनकी है, इसलिए एलडीए कार्रवाई कर सकता है। लेकिन चूंकि यह समय सर्दी का मौसम है, इन लोगों के विस्थापन में दिक्कत आएगी, इसलिए इनका पुनर्स्थापना करने के लिए सरकार पूरे प्रयास करे। अब आपको बताते हैं कि यहाँ के लोगों ने क्या क्या साम्राज्य खड़ा कर रखा है इन भू माफियाओं ने। 1068 घर में 800 घर ऐसे हैं जिन्होंने 2 से 3 मंजिला मकान बना रखा है। 400 घर ऐसे हैं जो अपने यहाँ किराएदार रखते हैं, उनसे 5 से 6 हजार और 8 हजार रुपए किराया लेते हैं। समझिए, जमीन उनकी नहीं है। हाँ, समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। जमीन उनकी नहीं है, 1 रुपया उन्होंने नहीं लगाया, मकान बनाया, उसका किराया ले रहा है। फिर हम बात करते हैं अयोध्या रोड पर लगभग 101 शोरूम बने हुए हैं जो 1000 स्क्वायर फीट से लेकर 2500 स्क्वायर फीट ये कुकरैल नदी की उसी जमीन पर हैं जो सरकार की जमीन है, और उस जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके 101 शोरूम चलाए जा रहे हैं। ये 101 शोरूम जलाते हैं जहां वहां पर मंथ 3 लाख रुपए किराया ले रहा है। कितना? 3 लाख रुपए। और सबसे बड़ी बात अगर हम इसमें करें तो सम्राट फर्नीचर से लेकर के ताज फर्नीचर जैसे बड़े शोरूम होल्डर जो हैं उनकी सालाना का टर्नओवर जो है करोड़ों में है। वो जो ITR डालते हैं वो भी 3 करोड़ का, यानी लीगल मनी 3 करोड़ दिखाते हैं अपनी। और वो 101 जो शोरूम मालिक हैं वो किसी भी कीमत पे इसको नहीं छोड़ना चाहते हैं। उनको कई बार ऑफर करने के बाद भी सरकार के द्वारा बार बार ये कहा गया कि आप अपना आवास योजना, कॉमर्शियल योजना में आप पंजीकरण कराइए, उसमें से कोई नहीं आया। आपको बताएं 1068 इन घर जो मकान बने हैं इनमें से मात्र अगर बात करें तो 9 दिसंबर को 88 लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना और 81 लोगों ने डूडा में अपना रजिस्ट्रेशन कराया। और अगर हम कल की बात करें तो सिर्फ 1 लोग ही रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आए। ऐसी स्थिति में अब सरकार के सामने संकट और खड़ा हो रहा है कि आखिर करें तो करें क्या। सोचिए कि 1068 परिवारों में सिर्फ इन्हीं 169 लोगों को जरूरत है कि उन्हें अपना घर चाहिए, बाकी लोग डटे हुए हैं और अवैध रूप से कब्जा करके आंखें दिखाने का काम कर रहे हैं। वहीं पर कुछ चीनी मीडिया के पत्रकार इसको एक तरह से कहर बता रहे हैं और सरकार की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि वहां पर आपको एक चीज और बता दें कि वहां एक मदरसा चलता है जिसमें 80 कमरे हैं और इसके साथ ही वहां 4 मस्जिदें भी खड़ी हैं, वह भी अवैध जमीन पर। और आप समझ सकते हैं कि वहां पर जब आप ट्रेन से कभी गोरखपुर की तरफ से जो ट्रेन आती है आप देख सकते हैं कि किस प्रकार नाले का आकार नाला जो नदी का आकार नाले में बदल गया। 40 मीटर की उसकी फ्रंट होता था, उसकी चौड़ाई होती थी कुकरैल नदी की, जो आज के समय में 15 मीटर पर समट के रह गई है। ये 15 मीटर तो सरकारी गजेटियर में बोला जा रहा है, लेकिन अगर हम बात करें कि अगर खुद जाकर के आप देखेंगे तो शायद 15 मीटर से भी कम दिखाई पड़ेगा। वहीं पर बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों के भी वहां छुपे होने की यदाकदा बातें आती रही हैं। इसके साथ अगर हम बात करें तो ऐसी जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं उसके अगल बगल ही इस प्रकार की आपराधिक घटनाओं को अंजाम ज्यादा दिया जाता है। हम ये भी जान ले कि आखिर याचिकाकर्ता थे कौन। इसमें अगर हम बात करेंगे तो याचिकाकर्ताओं में मोहम्मद शैफ थे, अलवी साहब थे, याचिकाकर्ताओं में सुहेल हैदर अलवी थे, शकील अहमद थे, हमीदुल बारी थे, विष्णु चौरसिया थे, अनवर अली थे। ये ऐसे लोग थे जो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो इन्होंने याचिका डाली और ऐसे लोगों के साथ 46 लोगों ने अपनी याचिका इनसे कनेक्ट की और 26 याचिकाएं पड़ी हैं जिनकी सुनवाई लगातार लखनऊ की बेंच सुन रही है, हाईकोर्ट की बेंच सुन रही है। उसी पर यह अंतरिम आदेश दिया गया है। फिलहाल अभी इसकी सुनवाई अगले 4 हफ्तों में फिर होने वाली है। जैसे ही जनवरी में कोर्ट खुलेगा उसके बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अगर एक बात कहें तो सरकार ने अभी तक नियमबद्ध और चरणबद्ध तरीके से लोगों से बातचीत किया, कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया और ना ही किसी प्रकार का कोई गलत
कृत्य किया जिससे सरकार या पुलिस पर किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह लगे। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे कुछ पत्रकार हैं रवीश कुमार स्टाइल के, जो इसको बार बार ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार कितना जुल्म कर रही है। रवीश कुमार जी नंदीग्राम भी वेस्ट बंगाल में था, जहां पर किस तरह एक कंपनी को वहां पर प्रोजेक्ट लगाने के लिए उनकी हत्या की गई थी, शायद आपको याद होगा। अब बात ये करते हैं कि क्या ये अकबर नगर पहला केस है इस देश का? बिल्कुल नहीं। मैंने आपको पहले ही द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की आपको डेट सहित बताया कि उस समय जब ये खबर निकली तो एक तमिलनाडु से आती है, एक बैंगलोर से आती है। ठीक इसी प्रकार की स्थिति 2023 की बात करें या 22 की भी बात एक साल पहले भी चलते हैं, लगातार ये बातें सुर्खियों में रही हैं, जब उत्तराखंड के विकास नगर की हम बात करते हैं, जहां पर 11,497 हेक्टेयर जमीन को कब्जा कर रखा है वहां के अवैध कब्जादारों ने, और उसमें भी सबसे अधिक संख्या अगर किसी की है तो मुस्लिमों की ही है। आपको बताएं कि वो जो कब्जे किए गए उसमें 508 अवैध मजारे हैं, और जिसकी बात करें तो 511 अवैध धार्मिक स्थल बने हुए हैं। उसको लेकर के पूर्व की सरकारों ने पूरी उनको सहूलियत दी, और उन्होंने अगर बात करें तो वन क्षेत्र से लेकर के रेलवे और नदियों के किनारे अपना पूरा साम्राज्य स्थापित कर दिया। उत्तराखंड का हरिद्वार हो, या अगर आप बात करते हैं लाल कुआं की, जो कि मसूरी के पास है, जो बहुत प्रमुख सुर्खियों में आया था, वहां पर तो स्थिति यह है कि लगभग 46 से ज्यादा मस्जिदें और 5 से 6 मदरसे हैं। एक तरह से अपने आप में वो लखनऊ जैसा शहर बनकर के खड़ा हो गया है। सरकार से लेकर सबके पसीने छूट रहे हैं। 11,347 हेक्टेयर जमीन को खाली कराने के लिए धामी सरकार के पसीने छूट गए। स्थिति ये आई कि लिबरल गैंग से लेकर के रवीश कुमार जैसे पत्रकारों ने उनको कवर फायर दिया, और कोर्ट ने भी उनके पक्ष में स्टे लगा दिया। अभी तक अगर बात करें तो धामी सरकार सिर्फ 3,000 स्क्वायर फीट जमीन को ही खाली करा पाई। वहां से अगर हम बढ़ते हैं तो आपको बता दें कि खनन को लेकर के जब उत्तराखंड के विभिन्न नदियों की अगर बात करें, यमुना की बात करें, गंगा की बात करें, कालपी की बात करें, ऐसी लगभग 23 नदियों के कछार में जहां पर माइनिंग होती है, वहां पर भी लोगों ने बड़े बड़े घर, मदरसे और मस्जिदों का निर्माण कर लिया है। सरकार जब उस पर बात करती है या उस पर आगे बढ़ने के प्रयास करती है तो तुरंत इसको हिंदू बनाम मुसलमान में घेर दिया जाता है। एक तरफ सरकार की जमीन आप कब्जा कर लोगे, उसके बदले में मुआवजा लोगे, फिर नहीं खाली करोगे। इस प्रकार का जो सरकार ये जमीन जिहाद चल रहा है, ये सरकार के साथ साथ इस देश की जनता को भी समझना चाहिए। बात यहीं तक नहीं रुकती। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड के जामताड़ा पाकुड़ी में भी कोल इंडिया लिमिटेड की जमीन पर कब्जा कर लिया गया। ये कब्जे कोई एक आध दिन की घटना नहीं है। चाहे वो अगर आप बात करें अकबर नगर उत्तर प्रदेश की बात करें लखनऊ की, या चाहे वो विकास नगर बात करें उत्तराखंड की, चाहे वो हरिद्वार की बात कर ले, चाहे वो लाल कुआं मसूरी की बात कर ले, चाहे वो दिल्ली के जहांगीरपुरी और उसके अगल बगल रेलवे स्टेशन के बगल में जो अवैध कब्जे किए गए उसकी बात कर लें, और अगर हम बात करते हैं बेंगलुरु की यानी कर्नाटक, जो मैंने आपको बताया इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, वहीं द हिंदू की रिपोर्ट तमिलनाडु की है, और एक सबसे बड़ी बात झारखंड से आई जहां पर जामताड़ा, जो कि साइबर फ्रॉड के लिए केंद्र के रूप में जाना जाता है, जामताड़ा से लेकर पाकुड़ी तक में कोल इंडिया को लेकर के उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया। और ये 75 से शुरू किया गया, 1975 से करते करते वहां मस्जिद और मदरसों का तो निर्माण हुआ ही, एक विशेष समुदाय की आबादी का वहां विकास होने के बाद उसको रहमत नगर के नाम से घोषित कर दिया गया। सच्चाई यह है कि अब यहाँ विजयानंद जी राय करके एक नए कोल इंडिया के अधिकारी आए हैं जिन्होंने इसको लेकर के एक अभियान छेड़ा है। फिलहाल सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण के नाते इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। वहीं पर अगर हम बात करें कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां रवीश कुमार जैसे पत्रकार और कुछ राजनीतिक दल जिस तरह इन लोगों के साथ खड़े होते हैं, इलीगल तौर पर उनका सपोर्ट करते हैं, अवैध कब्जादारों को साहस देते हैं, ये भारत के लिए शर्मनाक विषय है। साथ ही हम ये भी कहेंगे कि इस जमीन जिहाद को लेकर के केरला से लेकर के उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल तक में इस प्रकार के बड़े षड्यंत्र चल रहे हैं। इन षड्यंत्रों को लेकर के सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जब भी इस तरह की कोई घटनाएं घटती हैं, अब भी तो उसको लेकर के जिस प्रकार एक वातावरण बनाया जाता है सरकार के खिलाफ, और उसको देख करके कभी कभी कोर्ट भी अपने निर्णय देने पर विवश हो जाता है। कोर्ट जो है वो मानवता के नाते लगभग सारी रिलीफ देता है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है कि जहां पर कोई भी कब्जादार ये सिद्ध कर चुका हो कि ये उसका अपना परचेज किया हुआ जमीन है या उसको पट्टे पे दी गई जमीन है। इस तरह हमने जो आज आपके सामने विषय रखा है उसमें एक चीज आप और देखिए। ऐसे प्रकरण में आप एक चीज देखेंगे कि सबसे अधिक रहने वाली आबादी जो है वह विशेष समुदाय यानी कि मुस्लिमों की सबसे अधिक है।
कुछ चुनिंदा थोड़े बहुत वहाँ हिंदू और अन्य समाज के लोग भी रहते हैं। लेकिन जब मीडिया के हमारे बंधु जाते हैं, खास तौर पर कुछ ऐसे प्रोपोगंडा पत्रकार जब जाते हैं तो सामने कुछ हिंदुओं को रख देते हैं और वहाँ पर ये इससे भी परहेज नहीं करते हैं। स्क्रिप्ट भी वही लिखाते हैं, क्या बोलना है ये वही बताते हैं और बोलने के बाद वो ये बता देते हैं कि राम मंदिर में भगवान को रख के क्या होगा जब हम अनाथ हो गए। लेकिन वो वीडियो नहीं दिखाते हैं कि उसमें अलवी साहब सबसे बड़े पैरोकार हैं। अब तक मैंने जो याचिकाकर्ताओं की चर्चा करी कि 46 लोग 26 याचिकाएं पड़ी हैं, उसमें से सिर्फ एक हिंदू है, विष्णु चौरसिया, बाकी सारे के सारे मुसलमान हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि जो लोग महीने का फ्री का बिना पैसा खर्च किए जिन जमीनों पर काबिज हैं, और क्या उनके बाहर मकान नहीं होंगे, क्या उनके इस अकबर नगर के अलावा मकान नहीं होंगे? ये कौन कह सकता है? जिनकी प्रतिमाह की आय 3 लाख 5 लाख 6 लाख है, क्या वो उसी जगह रहना पसंद करते होंगे उस बहुत घनी बस्ती में? बिल्कुल नहीं। लेकिन इस घनी बस्ती में उन्होंने कब्जा अपना बरकरार कर रखा है और ये बहुत बड़ा साइन है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में जो भी सरकारी जमीन है उस पर कब्जा कर लो, उसके बाद सरकार आपको मुआवजा देगी, आप जरूर से ज़्यादा पैसा लोगे। एक तरह से देखा जाए तो सरकार को ब्लैकमेल करके उनका फायदा ही फायदा है। अगर वो डटे रह गए तो भी फायदा है, नहीं डटे रह गए तो भी फायदा है। सबसे बड़ी बात यह है कि एलडीए के बार बार घोषणा करने के बाद, अनाउंसमेंट करने के बाद अभी तक सिर्फ 168 लोगों ने ही पंजीकरण कराया है। बड़े बड़े शोरूम के मालिक 101 और जो लोग अपने घरों में किराए पे मकान चला रहे हैं वो लोग तो देखने तक नहीं आए कि एलडीए का रजिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में एलडीए लखनऊ को अपना रजिस्ट्रेशन, जो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसको जनवरी 2024 तक बढ़ाना पड़ा, क्योंकि कोई रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं आ रहा है। इससे इनकी हठधर्मिता आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार जमीन जिहाद अपने उरूज पे है। जी हाँ, आप सतर्क रहिए। अगर आपके अगल बगल भी सरकारी जमीन पर इस प्रकार का कोई अतिक्रमण होता है तो एक अच्छे नागरिक की तरह आप उसकी शिकायत करिए, अच्छे फोरम पर करिए और जबरदस्त विरोध करिए, क्योंकि अब भारत के अंदर ये नहीं चलेगा कि आप आकर के कब्जा करें, अपराध करें, अवैध कब्जा करें, अपराध करें, वहीं से स्मगलिंग करें, वहीं से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाएं, रोहिंग्यों को बसाएं। अब ये नहीं होगा और ये तभी नहीं होगा जब हमारे व्यूअर्स, इस भारत का एक एक नागरिक ये तय कर लेगा कि जो लोग भी अवैध कब्जा सरकारी जमीनों पे करते हैं, हम उनके साथ खड़े होकर के हम उनके खिलाफ खड़े होंगे और हम भी बिगुल बजाएंगे। जी हाँ, देखते रहिए आपकी खबर, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं शिव द्विवेदी, आपकी खबर। धन्यवाद।